Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. स्टार्ट करो वीडियो जल्दी से. स्टार्ट करें. यस. एनी प्रॉब्लम? जो पिछली बार डिस्कस किया था उसमें से कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, आस्क मी फर्स्ट. सर वो एनपीआर के डेरिवेशन सर वापस बता देना सर. कौन बोल रहे हैं? सनंत. सनंद, ऐसे दोबारा नहीं बताई जाती कोई चीज. तू क्या स्कूल के लिए पढ़ रहा है क्या मेरे से? नहीं सर. तो तू बच्चों की जैसे बात कर रहा है, ऐसे यार नर्सरी वाले बच्चों की तरह. दोबारा बता दो. हैं? देन आई एम नॉट द राइट चॉइस. अगर दोबारा मैं ऐसे बताने लग गया तो 5 साल में भी कोर्स पूरा नहीं होगा आईआईटी का. स्कूल के लिए पढ़ना है तुझे तो फिर मेरे उसके लिए माय सन इज बेटर. मैं जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ, और जेई के लिए पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं होता दोबारा बता दो पूरा. हाँ, ये हो सकता है कि 10 स्टेप्स में से मान लो 2 स्टेप्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ सकता है तू मुझे स्पेसिफिकली. ओके सर. क्या हुआ, बोलना बंद हो गया क्या सनंत? यस सर. बात करना, पूछना कहाँ पे प्रॉब्लम है तेरे को. 2 स्टेप इस क्या सारी की सारी स्टेप से समझ में नहीं आती क्या? जो नहीं समझ में आया केवल वही पूछ मेरे से. ऐसे थोड़ी पूछते हैं पूरा डेरिवेशन दोबारा बता दो. सर वो सर एनसीईआरटी में से 3 into 2 into 1 से मल्टीप्लाई करा सर, बता दो. 3 into 2 into 1 से मल्टीप्लाई करा. एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी कहाँ से आगे बीच में इसमें? नहीं सर, वो उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना सर, इसलिए. हाँ, नहीं सर, एनसीईआरटी में सर 3 into 2 into 1 से मल्टीप्लाई करा हुआ है सर. किससे मल्टीप्लाई किया पता नहीं क्या पूछ रहा है. कहाँ तो फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछ रहा है, कहाँ 3 into 2 into 1 आ गया. सर वो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर एमपीआर में लिखा है सर, into 3 into 2 into 1 भी करा हुआ है सर लास्ट में. तो तेरे को किसने कहा था एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए? हाँ, तू ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जब तो पढ़ लिया तू मेरे से यार. मैंने जो चीजें समझाई थी वो नहीं समझ में आएगा तुझे. मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n माइनस आर, वो वही तो चीज है जो मैंने बताया था. फैक्टोरियल n माइनस आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना. अब तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई, बता. उसने फैक्टोरियल n माइनस आर को लिख दिया n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन इंटू एन माइनस आर माइनस टू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1. ऐसे लिखा हुआ है उसने. इतना सा फर्क है बस. ठीक है सर. है ठीक है सर. तो तू फिर कैसे करेगा यार, ऐसे पढ़ेगा तो. और बोल. नहीं सर, बस. देखो, जिन्होंने भी अभी नया ज्वाइन किया है अच्छी तरह से क्लियर कर लो ये अपने माइंड में. 10th क्लास की तरह की क्लासेस नहीं है. कम से कम 20 गुना डिफिकल्ट चीजें पढ़ रहे हो तो अपने माइंड को उसी तरह से मेच्योर बनाना शुरू करो. सोचना शुरू करो, थिंकिंग करना शुरू करो. बच्चों की तरह बिहेव मत करो मेरे सामने, एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं. थॉट प्रोसेस होना चाहिए, सिंसियरिटी रखना है, काम करके रखना है. ठीक है.
और दिमाग लगाना शुरू करो अपना। दिमाग नहीं लगाओगे तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, फिर कहीं और ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो ये चीज अच्छी तरह पता है, जिन्होंने पिछली बार से ज्वाइन किया उनको बता रहा हूं। ऑलराइट, तो ब्रेन लगाना शुरू करो, और ब्रेन नहीं लगाओगे तो जेई वेई भूल जाओ एकदम, वो फिर बहुत दूर की बात है, फिर पैसे और टाइम वेस्ट कर रहे हो, दोनों ही चीजें, कुछ होने वाला नहीं है उसके लिए। तो जितना जल्दी अपना एटीट्यूड चेंज करोगे उतना जल्दी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा, उतनी जल्दी मेरी बातें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, और कोई चीज पूछना है किसी को? श्योर, करूं प्रोसीड आगे? तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसको वापस एक बार मैं रिकैप कर देता हूं 5 मिनट के अंदर, जो जो भी हमने डिराइव किया था उसमें। ठीक है, और डेरिवेशंस को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि उसी में एक्चुअल ब्रेन यूज होता है, उसी में एक्चुअल थिंकिंग यूज होती है। ओके, और कोई भी लिटरली मेरी गारंटी है, कोई भी इस तरह से नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। तुमको कोई समझाने वाला नहीं है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क होता है, बस इतना ही होता है, सिलेक्शन और अरेंजमेंट, इतना सा बोल देते हैं सब लोग, अंदर की बात पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, सो ध्यान रखना है, जिनको डेप्थ में जाना है, चीजों को समझना है, मैथ्स को इम्बाइब करना है, उन्हीं के लिए मैं बनाऊं बस। ठीक है, जिनको केवल एग्जाम पास करना है, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है, परसेंटेज बनानी है अपनी, पेरेंट्स को खुश करना है, आई एम नॉट मेंट फॉर देम। आगे बात समझ में सबको? वो मेरे हिसाब से वो सब बाय डिफॉल्ट वैसे ही हो जाएगा, उसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। उन चीजों के लिए तो जितना मैं करा रहा हूं उसका 10% भी जरूरत नहीं है। एग्जाम पास करना, पेरेंट्स को खुश करना, फ्रेंड्स के ऊपर इंप्रेशन मारना, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो परसेंटेज लाना, इन सब के लिए तो 10% चीजें बहुत है जितना मैं करा रहा हूं उसका, तो फिर मेरा पोटेंशियल यूज नहीं हो रहा है उसमें। मेरा पोटेंशियल यूज करना है, मेरे से पढ़ना है, तो अपने एम्स को हाई बनाओ। हाई का मतलब जबरदस्ती का एम्बिशियस नहीं बनना है, हाई का मतलब डेप्थ में जाने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करो, थिंकिंग करो, दिमाग को हमें डेवलप करना है। दैट इज द पर्पस ऑफ माई टीचिंग। ओके, बाकी चीजें अपने आप सेटल होती जाती हैं। सो पिछली बार जो हमने किया था, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दिया था फैक्टोरियल नोटेशन का। फैक्टोरियल एन का वैल्यू होता है 1 into 2 into 3 up to n हो जाएगा, which can be written as factorial n can be written as n into factorial n minus 1. ओके, उल्टा भी कर सकते हो, n into factorial n minus 1 को हम factorial n भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 0 इज एन एक्सेप्शन, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 से और मल्टीप्लाई कर दो 720 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, factorial is only defined for either positive integers or zero, that is whole numbers। ये फैक्टोरियल का मैंने डेफिनेशन दिया था। ठीक है, थ्योरी पे जबरदस्त कमांड होना चाहिए। प्रॉब्लम्स को अगर जल्दी से सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व करना है, तो थ्योरी पे एकदम जबरदस्त कमांड होना चाहिए। इसीलिए मैं थ्योरी को इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज सप्लीमेंट द थ्योरी। प्रॉब्लम्स हम करते ही इसीलिए जिससे कि हमें थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स बार बार रिकॉल हो जाएं। दैट इज द पर्पस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन दिया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इफ एन इवेंट कैन हैपन इन एग्जैक्टली m ways, another event can happen in exactly n ways, then the total number of ways in which these two events will happen in succession will be m into n। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, या मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जब
इवेंट्स हो रही हैं, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, 2 या 3 या 5 कितने भी इवेंट्स हो, डजंट मैटर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, एग्जाम्पल उसका मैंने क्लियर किया ही था। जब कुछ ऐसी इवेंट्स हैं कि आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, तो वहां पर हम ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ एडिशन। आगे समझ में, याद, सब चीजें याद आनी चाहिए। ठीक है, ये सिद्धार्थ तू किस में से देख रहा है? सिद्धार्थ, यस सर। हाँ, जिनका वीडियो मुझे दिख रहा है उनको तो मैं टोक देता हूँ, तू क्या देख रहा है? सर नोटबुक में देख रहा था कि सब नोटबुक में नहीं देखना है। सॉरी सर। नोट, फिर सॉरी बोल दिया, पूछ तो सही क्यों नहीं देखना है? सॉरी बुलवाने के लिए थोड़ी करना है मुझे। नोटबुक में देख रहा है या बुक में देख रहा है या नोट्स में देख रहा है, तो फिर ब्रेन कहाँ काम आएगा? हमें ब्रेन को ट्रेन करना है। ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, ब्रेन को ट्रेन करने के लिए उसको सोचना सिखाना है। उसको सोचना सिखाने के लिए जब हम क्लास मेरी खत्म हो जाती है उसके बाद रिवीजन करना होता है चीजों का। अगर कोई होमवर्क मिलता है तो वो होमवर्क करना होता है। जब अगली क्लास में आ रहे हैं तो उससे पहले पूरी पुरानी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और जब मैं रिवाइज करा रहा हूं तो मैं भी ऐसे बुक देख पकड़ के फिर खड़ा हो जाता हूं। क्यों? इसका मतलब वो पिक्चर की तरह चलना चाहिए, विजुअलाइज करना है, ब्रेन के अंदर चलना चाहिए पूरा। ऐसे नोटबुक में देखता रहेगा तो नोटबुक का भला हो जाएगा, तेरा नहीं होने वाला है। फिर वो नोटबुक में देखते रहेंगे हम, जब भी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की नोटबुक में देख लेंगे। नोटबुक इसलिए बना है कि नोटबुक है या बुक है या इवन द टीचर, इवन मी, ये सब इसलिए बने हैं जिससे कि जो नॉलेज वहां लिखा हुआ है उसको हम ट्रांसफॉर्म करके, उसको हम ट्रांसफर करके अपने ब्रेन में लेके आए। तो वो ब्रेन में हमारे पास में इम्प्लांट हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं कि ब्रेन को काम में लो, ब्रेन को सोचना सिखाओ, ब्रेन को अच्छी तरह से बताओ कि हाँ हमें ऐसे करना है काम को। नोटबुक में देखने से ब्रेन थोड़ी डेवलप होता है, वो तो फिर कंफर्ट हो गया, कंफर्ट जोन में चले गए, देखते रहे, फिर तो मैच कर रहे हैं कि सर सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। मैच थोड़ी करना है यहां पर। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि वीडियोज ऑन करो जिससे मुझे पता लगे कि कहाँ क्या गलतियां करते हो। अभी एटीट्यूड ही सही नहीं होता है तुम लोगों का सीखने का। 10th तक इतना बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पैम्परिंग करके पढ़ाया जाता है तुम लोगों को। अच्छा बेटा ऐसे कर लेना, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया ऐसे कर लेना, जुगाड़ लगा के आंसर लिया हो बस। ठीक है, दैट पैम्परिंग इज वेरी 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 डेंजरस। ठीक है, तो अगर एक्चुअली सही में सीखना है चीजों को, एक्चुअल लर्नर बनना है, तो स्टार्ट करो मेरे तरीके से फॉलो करना चीजों को, और फिर देखो कितना फास्ट अपने आप ब्रेन कैच करता है। ब्रेन की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, हम उसका यूज ही नहीं करते हैं सही तरीके से। तो मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूज स्टार्ट करो, उसको यूज करना। जितना यूज करोगे उतना ज्यादा फर्टाइल होगा, जितना कम यूज करोगे उतना ही उसके जंग लगता जाएगा, उतना ही वो आराम चाहेगा, उतना ही और कम पड़ेगा, उतना ही आलसी हो जाएगा। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द क्लास। ऐसा अंदर से कुछ ऐसा ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए, अरे क्लास है आज मैथ्स की, मजा आएगा। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड बी देयर। ऐसा तब होगा जब हम ज्यादा ब्रेन को अच्छे से यूज करेंगे सही तरीके से। अभी तुम लोग को लगता है क्लास, अरे यार क्लास है मैथ्स की, फिर बैठेंगे 1.5 घंटा, फिर इस सनकी आदमी को सहेंगे, है टॉलरेट करना पड़ेगा, जो हमें फालतू की बातें बहुत ज्यादा बोलता है, पढ़ाता कम है ना, लेक्चर ज्यादा देता रहता है। ठीक है, और एक तरीका होगा जब खुद ने इंप्रूव करना शुरू कर दिया, खुद का एटीट्यूड चेंज हो गया, तो फिर यू विल लुक फॉरवर्ड फॉर द क्लास। वेट करोगे, अरे कब क्लास होगी, मजा आएगा क्लास में। तो ये चेंज होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक मान के चलो अभी भी तुम्हारा ध्यान वही है, एग्जाम के लिए पढ़ लिया, नंबर ले आए, अभी भी सब्जेक्ट को समझने की जरूरत नहीं फील हो रही है। जिस दिन ऐसा होने लग जाएगा, इफ यू वेट फॉर द क्लास, दैट मीन्स सब्जेक्ट को समझने की अब इच्छा शुरू हो गई है, एंथुसियाज्म आ गया है अंदर से।
ओके, सो इट इज नॉट इजी। ये इन सब चीजों के लिए हमें ब्रेन को बहुत ट्रेन करना पड़ता है। ब्रेन बहुत कनिंग चीज होती है। ब्रेन हमेशा चाहता है बस मेरा ध्यान रखो, मेरे को बस एकदम पैम्पर करते रहो, दूसरी चीजें अवॉइड करो। तो ब्रेन को हमें समझाना है कि नहीं, पैम्परिंग नहीं चाहिए, तुझे काम करना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड, मैं बोलता भी हूं कि ब्रेन इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी वेरी बैड मास्टर। और हम सब लोग ब्रेन के गुलाम होते हैं। जैसे तुम लोग बोलते हो ना, अरे आज मन नहीं हो रहा है यार पढ़ने का, तो ये कौन बोल रहा है? योर ब्रेन। वही तो बोल रहा है कि मन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेन मास्टरी कर रहा है अपने ऊपर, होमवर्क नहीं करना। अरे छोड़ो यार, क्या करेंगे, कौन देख रहा है, चेक तो होता नहीं है होमवर्क, कैसे पता लगेगा सर को मैंने किया कि नहीं किया है, क्या फर्क पड़ता है। डिसऑनेस्टी कौन बोल रहा है? ब्रेन, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता है, वो आराम करना चाहता है। ठीक है, सो यू शुड नॉट बी द स्लेव ऑफ द ब्रेन, बट रादर यू शुड मेक योर ब्रेन टू बी योर स्लेव। उसको काम करवाओ। ओके, वापस आते हैं। तो नोटबुक नहीं देखना है सिद्धार्थ, है ना, रिकॉल कर चीजों को, जो जो मैंने पढ़ाया था उसको कोशिश कर, एकदम वीडियो की तरह सामने चलना चाहिए, पिक्चर चलनी चाहिए एकदम दिमाग में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गया था, ठीक है, और फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद मैंने एनपीआर, एनपीआर का मतलब हो गया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, या पहले हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझ लें। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स में तुक्के लगा के करते रहोगे, किसी तरह से एडजस्ट करके आंसर मिलाते रहोगे, ये नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो परम्यूटेशन जब भी हमें करना होता है, अरेंजमेंट जब भी हमें करना होता है, तो उसमें सिलेक्शन पहले करना होता है। सिलेक्शन होने के बाद ही हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, नहीं तो अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता है। तो permutation will happen when the combination has already happened, उसके बाद ही अरेंजमेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उस समय भी समझाया था कि पर कॉम्बिनेशन को जैसे ही हम सिलेक्शन का ऑर्डर इंपॉर्टेंट बना देते हैं तो वो परम्यूटेशन ही हो जाता है, वो अरेंजमेंट ही तो हो गया। ऑर्डर इंपॉर्टेंट का मतलब है पहले ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये हो रहा है, तो वो परम्यूटेशन हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनपीआर का फॉर्मूला, एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर थिंग्स टेकन एट ए टाइम फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। टेक केयर ऑफ दिस, मैंने बोला है एन डिफरेंट थिंग्स, डिसिमिलर थिंग्स, डिस्टिंक्ट थिंग्स। एनपीआर का फॉर्मूला या एनसीआर का फॉर्मूला केवल 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 डिफरेंट थिंग्स के लिए ही अलाउड है, सिमिलर थिंग्स के लिए अलाउड नहीं है। जब आइडेंटिकल थिंग्स होंगी या सिमिलर थिंग्स होंगी तो उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। ओके, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी बढ़ने वाली है, इसीलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करके चलो। ठीक है, तो एनपीआर का फॉर्मूला था फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, number of arrangement, number of permutations of r things out of n dissimilar things is equal to represented by npr equal to factorial n upon factorial n minus r। स्पेशल केसेस ले लें तो np नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1, npn का वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल n। n में से n डिफरेंट चीजों को अगर हमें अरेंज करना है तो दे कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल n वेज। ओके, उसके बाद हमने डिराइव किया था इसी से एनसीआर का फॉर्मूला। तो एनसीआर का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एनसीआर, जिसको हम एन चूज आर भी बोल देते हैं। इसमें एक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रैकेट में जो बनाते हैं, एन ऊपर लिखा आर नीचे लिखा, वो ब्रैकेट, वो नोटेशन जो है बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने दोबारा रिकॉल कराया उसको।
एन चूज आर का वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ओके, एनपीआर और एनसीआर दोनों में ही आर का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन और इक्वल टू एन है। एन एंड आर ऑब्वियसली इंटीजर्स होंगे, ठीक है भाई। 10 में से आप 5 चीजें तो सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है 10 में से 3.5 चीजें सेलेक्ट करो। कैसे करोगे 3.5 चीजें, है ना। सो एन एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, करेक्ट। दिस इज एनसीआर का वैल्यू हो गया। उसके बाद स्पेशल केसेस लिए थे एनसी नॉट, एनसी नॉट का वैल्यू 1 हो जाएगा, एनसीएन का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर, means number of ways in which r things can be selected from n different things is same as number of ways in which we are leaving n minus r things। तो वो भी तो सिलेक्शन ही हो गया, सिमेट्रिक फॉर्मूला बोलते हैं जिसको। आ गया सबको समझ में, ठीक है। और कुछ बचा, यहीं तक किया था मेरे ख्याल से, पक्का, ठीक है। एकदम ब्रेन में फिट हो जाना चाहिए, जितना जल्दी होगा उतना आसान चीजें होती जाएंगी, क्योंकि पुरानी चीजें सब कनेक्टेड होती हैं, तो आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी अगर पुरानी चीजें क्लियर नहीं है तो। ऑलराइट, आगे प्रोसीड करते हैं। पहले थोड़े से एग्जांपल्स ले लेता हूं, थोड़े से एग्जांपल्स लेता हूं जिससे कि पता लगे कि हम इनका कैसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं पहले एनसीईआरटी बुक से ही ले रहा हूं। एनसीईआरटी बुक में 4 तो एक्सरसाइजेज हैं और एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है। 7.1 एक्सरसाइज 7.1 विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। केवल इसी के ऊपर पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। हाउ मेनी, सेकेंड क्वेश्चन लिया, दो प्रॉब्लम्स लूंगा इसमें से एग्जांपल। How many 3-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated? 1, 2, 3, 4, 5, 6 3-digit even numbers बनाने हैं अपने को, ठीक है। इवन नंबर बनाने के लिए 3 डिजिट है, ऐसे 3 डिजिट्स हमें यहां पे डालने हैं आउट ऑफ दीज डिजिट्स, और इवन नंबर्स होनी चाहिए, एंड इसमें रिपीटिशन भी अलाउड बोला है, ठीक है। अब जो हमने जो फॉर्मूले किए थे एनपीआर और एनसीआर, उसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था। नाइदर एनी ऑफ द फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड हियर, उसकी जरूरत भी नहीं है। कॉमन सेंस यूज करो। जो मैंने डेरिवेशन किया था अगर वो ध्यान है तो इमीडिएटली मेरी बात समझ जाओगे, ठीक है। कैसे, देखो, सबसे पहले तो इवन नंबर होना चाहिए, तो मुझे ये वाला जो प्लेस है, द लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय आइदर 2 और 4 और 6। इन 3 में से ही कोई एक डिजिट आ सकता है, ठीक है। सो दिस कैन बी फिल्ड अप इन 3 वेज मल्टीप्लाइड बाय। आगे समझ में, बिकॉज द रिपीटिशन इज अलाउड, अंडरस्टैंड करना अच्छी तरह से। सिंस द रिपीटिशन इज अलाउड, तो जो डिजिट हम यहां यूज कर रहे हैं वो यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। देयरफॉर दिस प्लेस, सेकंड प्लेस, ये वाला, ये कितने वेज में हम फिल कर सकते हैं? 6 में से कोई सा भी ले लो, जो वहां आ गया वो भी यूज हो सकता है। हाँ हाँ सर 114 आएगा 114 क्या? सर वेज। अरे कौन बोल रहे हैं? सर वेदांत। तो इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुझे? मैंने पूछा क्या तेरे से? हाँ, सॉरी सर। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले मना किया था ना कि अपने को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ना है। हाँ, मेरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? और जब मैं पूछूं तब बताना, फिर पता लगेगा कि कितना इंटेलिजेंट है।
इतना क्यों फास्ट चल रहा है? समझ तो सही चीजों को, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे तो समझाने थे क्लास में। नेक्स्ट, this place, first place can be filled up in how many ways? 6. Again 6. ठीक है, because the repetition is allowed, so 6 into 6 into 3, 36 into 3 हो गया। ठीक है, 36 into 3 कितना होता है बोलो? 108 108. 108. ठीक है, वेदांत ने कितना बताया था? 114. फिर कहां से आया वो बता। कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, तो क्या कह रहा हूं मैं इतनी देर से? क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? शुरू में जब हम चीजों को समझ रहे हैं उस समय जल्दी नहीं करनी है, प्रिसीजन लाने की ज्यादा कोशिश करनी है, उसी से स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ओके, स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि हम फास्ट काम कर रहे हैं, स्पीड का मतलब होता है फास्ट थिंकिंग, और फास्ट थिंकिंग तभी होगा व्हेन यू आर वर्किंग एक्यूरेटली। सो एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है रादर देन स्पीड इन द बिगिनिंग। द स्पीड विल बी इंप्रूव्ड ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू इंप्रूव, अपने आप हो जाएगा वो। सर हाँ जी, सर ये 6 कैसे आया एक बार? क्यों? 6 में से कोई भी एक डिजिट यूज कर सकता है ना तू, यस सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? रिपीटिशन अलाउड बोला है ना उसने। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं। गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? हमारे पास में 5 flags अवेलेबल हैं डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? ऐसे एक फ्लैग लगाना है और एक ऐसे एक फ्लैग लगाना है। ठीक है, बताओ क्या करेंगे? 5 हमारे पास डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं, डिफरेंट सिग्नल्स हमें बनाने हैं। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, जैसे यहां पे ग्रीन आ गया, यहां ब्लू आ गया, यहां रेड आ गया, यहां व्हाइट आ गया, ऐसा कुछ मतलब है उनका। ओके, 5 कलर्स अवेलेबल हैं। इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है ना? इसमें रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। अगर 2 ग्रीन फ्लैग्स या 2 ब्लू फ्लैग्स एक साथ आ गए तो वो वो कंसीडर कर रहे हैं? हाँ, वो क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द क्वेश्चन। लेट मी चेक। नहीं, अलाउड नहीं है विदाउट रिपीटिशन। बोलो कैसे करेंगे? हाँ वेदांत, अब बता। पूछू जब बता ना यार, चांस पूरा मिलेगा। मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि वन वे टीचिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो तुम लोगों के प्रॉब्लम होता है कि तुम लोग बोलते नहीं हो, बाकी टीचर्स को प्रॉब्लम होता है कि बच्चे मतलब बोलते, बच्चे ना बोले तो अच्छा है उनके लिए। मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं बोलता तो प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं बोलने वाला बच्चा वो होता है या तो जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या जो कि जीनियस है। अब अगर जीनियस है तो मेरे पास आने की वैसे ही जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही पढ़ लेगा। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब भी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो फिर मेरे पास आके करेगा भी क्या। इसलिए बोलता हूं कि बोलना शुरू करो, बट एज एंड व्हेन आस्क्ड। हाँ बोल वेदांत, क्या प्रॉब्लम है अब? कर रहा हूँ। अभी कर रहे हैं, इसमें कोई करने की चीज है क्या? ये कोई करना होता है क्या? इसमें खाली सोचना होता है। और कोई बता रहा है? 20 अरे प्रोसेस बताओ यार, आंसर मत बताया करो। सर पहला फ्लैग की जो जगह है वो 5 फ्लैग्स भरी जा सकती है, 5 तरह की है। और दूसरी की किसकी जगह आवाज है? 4 आवाज किसकी है? सनन। सनन। हाँ सनन बोल। जो पहली जगह है ना सर फ्लैग की, जो पहला फ्लैग है वो 5 हाँ। तरीके से भरा जा सकता है।
हाँ तो फिर हाँ दूसरा फ्लैग सिर्फ 4, फिर एक तो यूज हो गया क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, हाँ सिर्फ 4 बचे, इसलिए 5 हाँ into 4 पे। हाँ, बिल्कुल सही बोला है, बिकॉज द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। वन ऑफ द फ्लैग्स यानी फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 ways, द सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 4 ways, 4 ways। हो गया खत्म, बिकॉज द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। आ गया समझ में? ठीक है, ये मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया है ना। अब इसी को मैं परमुटेशन से भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे भी अरेंजमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, देखो 2-3 तरीके से मैं प्रॉब्लम को ट्राई कर रहा हूं समझाने की, जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए चीजें। ऐसा भी मैं कर सकता हूं कि पहले 5 में से मैंने 2 फ्लैग को सेलेक्ट किया, यानी सिलेक्शन किया, और फिर उन दोनों फ्लैग्स को आपस में अरेंज किया। ठीक है, कैसे होगा देखो, 5C2 ऑल द फ्लैग्स आर डिफरेंट, इसलिए एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। 5 में से 2 फ्लैग्स को चूज करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5C2। 2 फ्लैग्स आ गए अपने पास में। अब दोनों फ्लैग्स को आपस में अरेंज भी करना है, केवल सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि यहां ग्रीन और यहां ब्लू आना इज ए डिफरेंट सिग्नल देन यहां ब्लू आना और यहां ग्रीन आना, इसलिए अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 में से दोनों ही चीजों को अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वेज वुड बी फैक्टोरियल 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 5C2 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको कैंसिल करो। ठीक है, 5 into 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 20 आ गया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर मुझे पता लग गया कि अरेंजमेंट है, तो मैं पहले सिलेक्शन करके अरेंजमेंट क्यों करूं, जब मुझे सीधा एनपीआर का फॉर्मूला ही अवेलेबल है तो मेरे पास में। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे सिलेक्शन रिक्वायर्ड है और कहां पे अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है। सो द थर्ड प्रोसेस डायरेक्टली एनपीआर लगा सकते हैं। 5 में से 2 को सेलेक्ट करके अरेंज करने का मतलब अरेंजमेंट ही तो हो गया। तो 5p2 डायरेक्टली the number of ways would be equal to 5p2। 5p2 का वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, 5 into 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कैंसिल हुआ, 20। जितना अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम के ऊपर सोचोगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी डेवलप होती जाएगी। ठीक है, और वो हमें चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेता हूं 7.2। ये तो बहुत ही फालतू की एक्सरसाइज है, फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड है, सभी लोग मेरे ख्याल से कर सकते हैं आराम से। फिर भी एक प्रॉब्लम बता देता हूं फॉर योर सेटिस्फेक्शन। एक्सरसाइज 7.2, जैसे मैंने लिया क्वेश्चन नंबर, इफ 1 by फैक्टोरियल, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 by फैक्टोरियल 6 प्लस 1 by फैक्टोरियल 7 is equal to x by फैक्टोरियल 8, then find the value of x। ठीक है, यहां पर this implies फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 में फैक्टोरियल 6 भी अवेलेबल है। ठीक है, या चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 को बाहर निकाल दो, अंदर फैक्टोरियल 6 बच जाएगा। 7 इंटू फैक्टोरियल 6 है वो, तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हमारे पास एलसीएम आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, तो 7 ऊपर आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, x अपॉन फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। 8 इंटू फैक्टोरियल 8 divided by 7 into factorial 6 is x, which implies 8 into 8 बाहर निकालो, 7 बाहर निकालो, factorial 6 divided by 7 into factorial 6 is equal to x। ये और ये कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया,
x का वैल्यू आ गया 64। ठीक है, पहले भी मैं तुम लोग को बोल चुका हूं, कैलकुलेशंस करना मैथ्स नहीं होती है। कैलकुलेशन तो एक प्री रिक्विजिट है मैथ्स को समझने के लिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि 12th तक कैलकुलेशन करना ही सीखते रहते हैं, तो मैथ्स कब सीखेंगे? इसलिए कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए, एकदम फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, एज फार एज पॉसिबल गलतियां नहीं होनी चाहिए। फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे होती है, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, बट कोशिश ये करनी है कि नहीं करनी है मिस्टेक। कैलकुलेशन को मैथ्स मत समझा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.3 पे आ जाते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन एनपीआर। अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है 7.3। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5th ले लेते हैं। From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? Okay, from a committee of 8 persons, 8 हमारे पास लोग हैं, उसमें से मुझे चूज करना है in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हाँ, 8 लोग हैं हमारे पास, उसमें से हमें एक तो चेयरमैन चूज करना है और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है। साथ में ये भी लिखा है कि वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, यानी जो चेयरमैन है वो ही वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो एक चेयरमैन लेना है और एक वाइस चेयरमैन लेना है, यानी 8 में से हमें 2 लोगों को चूज करना है। ये तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बट सपोज 2 लोग जो लिए हमने, ए और बी बोल देते हैं। ए अगर चेयरमैन है तो बी क्या हुआ? वाइस चेयरमैन। या फिर बी चेयरमैन है तो ए क्या हो गया? वाइस चेयरमैन। यानी उन दोनों का अरेंजमेंट भी तो पॉसिबल है, दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ क्वेश्चन ये होता कि 8 में से हमें 2 लोगों को सेलेक्ट करना है या 2 लोगों को चूज करना है, तब तो हम 8C2 लगा देते। लेकिन उन्होंने बोला है कि 2 लोग हैं, एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन है। अब फिक्स नहीं किया कि कौन चेयरमैन है कौन वाइस चेयरमैन है, तो वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इसका मतलब अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो क्या करना है अपने को? 8P2। 8P2 का मतलब हो गया आउट ऑफ 8 पीपल वी आर सेलेक्टिंग 2 पीपल एज वेल एज वी आर अरेंजिंग देम ऑल्सो। यानी एक को पोस्ट दे दिया चेयरमैन, दूसरे को पोस्ट दे दिया वाइस चेयरमैन। उल्टा भी हो सकता है, एक को पहले वाले को बोल दिया वाइस चेयरमैन, दूसरे वाले को बोल दिया चेयरमैन। दोनों पॉसिबल है। दैट्स व्हाई अरेंजमेंट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, सो 8P2 factorial 8 divided by factorial 6, which is 8 into 7 into factorial 6 divided by factorial 6, कैंसिल करो 56। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation? Equation. How many words with or without meaning? Meaning is not important here. Total number of words बताने अपने को।
can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once. यानी repetition is not allowed. इसमें जितने भी लेटर्स हैं अवेलेबल वो सारे के सारे यूज करने हैं और रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है. ठीक है. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 लेटर्स हैं, सारे यूज करने हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है. ठीक है. दूसरी बात, सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट हैं. अगर कोई भी लेटर सेम होता तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती थी. फिर उसके लिए हमारे पास अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा है. आइडेंटिकल चीजों के लिए अभी तक हमने समझा नहीं अभी तक. ठीक है. तो हियर ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट. तो वर्ड्स बनाने के लिए अपने को क्या करना है? इन लेटर्स को आपस में अरेंज तो करना है. जितने वेज में ये लेटर्स अरेंज हो सकते हैं उतने ही वर्ड्स बन जाएंगे. यही तो हमें करना है. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 8. सो 8 में से 8 लेटर्स को यूज करते हुए अरेंजमेंट करना है. 8p8 बोलें या फैक्टोरियल 8 बोलें, एक ही बात है. बस यही आंसर है. फैक्टोरियल 8 को कैलकुलेट कर लो. आगे समझ में? एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं इसमें से. थोड़े से क्वेश्चंस इसमें रिपीटिशन वाले भी हैं, उसके लिए मैं मतलब आइडेंटिकल लेटर्स वाले भी हैं, उसके लिए भी पढ़ाऊंगा आर्टिकल. अभी हमने पढ़ा नहीं है उसको. वो लेने के बाद ही एक और एग्जांपल लूंगा इसमें से. लास्ट के जो 2 प्रॉब्लम्स हैं 10th और 11th, उसमें कुछ लेटर्स आइडेंटिकल भी हैं, तो उसके ऊपर मैं वापस आऊंगा एक आर्टिकल पढ़ाने के बाद में. एक्सरसाइज 7.4 पे आते हैं. Exercise 7.4. How many chords can be drawn through 21 points on a circle? Third question. एक सर्कल है हमारे पास ऐसे और इसके ऊपर 21 पॉइंट्स हैं ऐसे मार्क्ड, इस तरह से मार्क्ड हैं कहीं पर भी रेंडमली. ओके. प्रॉब्लम है how many chords can be drawn through 21 points on a circle? कितनी chords हम बना सकते हैं? जैसे एक chord ये बन गया, एक chord ये बन गया, एक chord ये बन गया, एक chord ऐसे बन गया, एक chord ऐसे बन गया, and so on. What does this mean? क्या करना है अपने को? Number of chords will be equal to what? इतना मुश्किल चीज दिख रहा है? ये जितने पॉइंट्स हमारे पास सर्कल पे मार्क्ड हैं, जितने तरीके से हम 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी कॉर्ड्स बन जाएंगी. नंबर ऑफ कॉर्ड, जैसे ही द मोमेंट यू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स, जैसे ये दोनों लिया एक कॉर्ड बन गई, ये दोनों लेंगे एक कॉर्ड बन जाएगी, ये दोनों लेंगे एक कॉर्ड बन जाएगी. दैट मीन्स the number of ways in which we can select 2 points out of 21 points will give you the number of chords possible. ठीक है. सो हो गया क्वेश्चन खत्म. as soon as this understanding is clear, 21 में से हमें 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, उसके नंबर ऑफ वेज इतने हो जाएंगे 21c2, which is equal to factorial 21 divided by factorial 2 factorial 19. 21 into 20 कर दो, factorial 19 कट जाएगा नीचे से, 210 chords बना सकते हो. 21 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से टोटल 210 chords बन जाएंगी.
करूं आगे प्रोसीड? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th. In how many ways can one select a cricket team of 11? In how many ways can we select a cricket team of 11 from 17 players? टोटल 17 प्लेयर्स है हमारे पास में, उसमें से हमें 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है टीम के लिए. In which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. ठीक है. 17 में से ऐसे 5 लोग हैं जो बॉल कर सकते हैं और बाकी की जो 12 हैं वो बॉलर्स नहीं है, ऐसे बोल दो. ऐसे अपन इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं. 17 में से 5 प्लेयर हैं जो बॉल कर सकते हैं, बाकी के 12 हैं जो बॉलर्स नहीं है. ओके, हमें सेलेक्ट करने हैं 11 प्लेयर्स. ओके, उसमें लिखा है इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स. उसमें से हमें 4 बॉलर्स चाहिए. जो 11 हमें प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, दैट मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स. आगे समझ में क्वेश्चन? ठीक है, बता रहा है कोई? यस सर. हाँ बोल. सर 5C4 क्योंकि आपको पांच में 4 से? बॉलर चाहिए. हाँ, यस सर 5 क्योंकि 5 में 5 से हमें बॉलर्स हैं 4 और बॉलर चाहिए. ठीक है. यस सर. यस सर. हाँ, इनटू मल्टीप्लाइड बाय. 12. यस सर, मल्टीप्लाइड बाय 12C7. करेक्ट. टोटल मिला के 11 प्लेयर्स हमें सेलेक्ट करने हैं. तो 4 तो बॉलर्स ले लिए और 7 बाकी दूसरे प्लेयर्स ले लिए. टोटल 11 हो गए. 5 बॉलर्स अवेलेबल हैं तो उसमें से ही 4 बॉलर ले सकते हैं. बाकी जो अदर प्लेयर्स हैं वो 12 हैं, उसमें से हमने 7 सेलेक्ट कर लिए हैं. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दिस एंड दिस आ रहा है. एंड आ रहा है मतलब मल्टीप्लाई करना है, और आता तो मतलब ऐड करना था. ठीक है. सो द टोटल नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आर इक्वल टू दिस. इसको बस कैलकुलेट कर लेंगे. 5 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5. इससे कैंसिल करो. उधर से 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7. इससे कैंसिल करो. फैक्टोरियल 4 को भी ओपन कर दो. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 4 2 जा 8, वो यहां से कैंसिल कर दो. 3 3 जा 9, यहां से कैंसिल कर दो. ठीक है. 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3. बस ये आंसर है. आई बिलीव सब इतना सा कैलकुलेशन कर सकते हो. आ गया समझ में? ठीक है. सो एनसीईआरटी बुक, हाँ ऑफ कोर्स इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है. मिसलेनियस एक्सरसाइज में एग्जांपल्स भी हैं. हमेशा ध्यान रखना एनसीईआरटी बुक 11th क्लास की अच्छी नहीं है. ठीक है. केवल एक चीज काम की होती है उसमें, वो मिसलेनियस एग्जांपल और मिसलेनियस एक्सरसाइज. करना जरूरी है. अच्छी नहीं होने का मतलब मैंने ये नहीं बोला कि नहीं करना है. ठीक है, आई नेवर सेड दैट. स्कूल के लिए हमें करना जरूरी है तो करना जरूरी है, बट डू नॉट फॉरगेट टू डू मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज. आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है. अभी थोड़े एग्जांपल्स और ले रहा हूं, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेना है मुझे, जिसमें कि कुछ चीजें आइडेंटिकल जब होती हैं तो हम कैसे परमुटेशंस के साथ डील करते हैं. ओके. Next article is number of permutations
by taking all the n things, by taking all the n things together, such that p things are alike of one kind, alike of one kind, q things are alike of second kind, r things are alike of third kind, and rest of the things are all different. Is equal to factorial n upon factorial p into factorial q into factorial r. ठीक है, देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं. नंबर ऑफ परमुटेशंस बाय टेकिंग ऑल द n थिंग्स टुगेदर. ऑल द n थिंग्स को हम एक साथ लेना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑल द n थिंग्स आर नॉट डिफरेंट. अगर सारी की सारी n चीजें डिफरेंट होती और सबको एक साथ लेके हम परमुटेशंस बनाते तो कितने परमुटेशंस बनते? n factorial. फैक्टोरियल n. देखो केवल एक बच्चे का आंसर आया, बाकी लोग सुन रहे हैं आराम से. इसका मतलब रिवाइज नहीं करते हो चीजों को. अभी मैं यूज भी कर चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं पिछली क्लास में. आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि सोचा नहीं है, सोचना शुरू ही नहीं किया अभी तक. अरे सिंपल सी बात है, एन में से इन चीजों को ले रहे हैं तो एनपीएन यानी फैक्टोरियल एन हो गया. इमीडिएटली आंसर आना चाहिए जो चीज हम कर चुके हैं, नहीं तो प्रोग्रेस कैसे होगा. सो एन में से एन चीजें अगर डिफरेंट होती और सबको एक साथ लेके नंबर ऑफ परमुटेशंस हम बनाते तो वो फैक्टोरियल एन आते. लेकिन मैंने यहां पे क्या कंडीशन लगाई है, आउट ऑफ एन थिंग्स p थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q थिंग्स आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, r थिंग्स आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड. Then the number of permutations by taking all of them together will be equal to factorial n upon factorial p into factorial q into factorial r. ठीक है, कैसे आया फॉर्मूला उसकी बात अभी करेंगे. पहले छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. पिछली बार मैंने एक एग्जांपल लिया था ए बी सी. If all three letters are different, the number of permutations by taking all of them together is factorial 3 which is equal to 6. ठीक है, अब इसमें से हम ऐसा करते हैं कि दो लेटर्स को आइडेंटिकल बना देते हैं, से ए और ए, और एक मैंने सी रख दिया. अब एक्चुअल में परमुटेशंस बना के देखते हैं, यानी अरेंजमेंट करके देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट अरेंजमेंट लिखेंगे ए सी, ए सी ए, सी ए. और कुछ बना सकते हो? नो सर. और कुछ बनेगा क्या इसके अलावा? Out of three letters, if two letters are identical, the number of permutations by taking all of them together, वो यही तो बनेंगे. इसके अलावा और कुछ बन सकता है? नो सर. नो सर. हाँ, अरे जिन लोगों का वीडियो नहीं चल रहा वो भी तो बोला तो करो. क्लास को ध्यान तो रखो कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. ऑनलाइन पढ़ने का मतलब थोड़ी होता है कि वन वे टीचिंग चल रहा है.
हाँ, बनेगा क्या? पॉसिबल है क्या? No, sir. No, नहीं है sir. पॉसिबल. यस, ओनली थ्री परमुटेशंस आर पॉसिबल, जबकि इसमें 6 हो रहे थे. ठीक है, इसका मतलब पक्का हो गया कि अगर कुछ लेटर्स आइडेंटिकल होते हैं, कुछ चीजें अगर आइडेंटिकल होती हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस गेट रिड्यूस्ड, कम हो जाएंगे. अब कितने कम होंगे, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे बात समझ में? ठीक है, तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल n का मतलब फैक्टोरियल 3 हो गया. 3 चीजें ले रहे हैं हम लोग, उसमें से 2 चीजें आइडेंटिकल हैं ऑफ वन काइंड, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल डिफरेंट. इसको कैलकुलेट करो तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 कैंसिल होके 3 आ गया, विच इज करेक्ट. दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला, नॉट द डेरिवेशन. ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं उस लेवल पे ले जाने के लिए पहले वेरिफिकेशन समझा रहा हूं. आ गया समझ में? ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि ऐसा हुआ कैसे कि n चीजें हैं हमारे पास, सबकी सब चीजों को एक साथ लेके हम अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं. उसमें से p things are alike of one kind, q things are alike of second kind, r things are alike of third kind. Then the number of total permutations will be factorial n upon factorial p into factorial q into factorial r. ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, वेरिफिकेशन के लिए नहीं, सॉल्व करने के लिए. ओके, जैसे मैथमेटिक्स वर्ड लिया हमने, इसके जितने भी लेटर्स हैं हमारे पास उन सबको हम अरेंज करना चाह रहे हैं इन ऑल द पॉसिबल वेज. देन हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल टू अरेंज ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? ओके, अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11